जितने भी लोग देख रहे हैं सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि ये फीटल स्टडी जो वर्ड इतना पॉपुलर हो रहा है ये है क्या है? हम अनबॉर्न बेबीज के डॉक्टर होते हैं। बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। सुन रखा है शायद लोगों ने कि ये बेबी को हार्म करता है, अजन्मे बच्चे को हार्म करता है। क्या ये सच है? ये बहुत बड़ा मिथ है। इन सब एवोल्यूशन, ये जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं इस टेक्नोलॉजी में, उससे क्या फ़ायदा पेशेंट्स को? अल्ट्रासाउंड एक बूंद की तरह है, और जिस स्पेस पे डेवलप हो रहा है आजकल 3D 4D 5D स्कैन्स तक आ चुके हैं यहाँ पे। जीरो रेडिएशन होती है, इट्स कम्प्लीटली सेफ फॉर योर बेबी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि अभी सिंगल बेबी है या ट्विंस हैं? सो आइडली जो हमने पहले बताया था, जो अर्ली स्कैन्स होते हैं, डेटिंग स्कैन 6 to 10 वीक स्कैन्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए है बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क लेके चलते हैं। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्राई व्हेन दे फर्स्ट सी देयर बेबी। What is the procedure of NIPT? इट्स जस्ट मैटरनल ब्लड सैंपल लेते हैं, देन इसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, दैट्स इट। उसमें से जो सेल फ्री DNA है फीटल का, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। So it's like a blood test. इट्स लाइक अ ब्लड टेस्ट। उस 11% ऑफ द प्रेगनेंसीज WHO के स्टैट्स के अकॉर्डिंग इन इंडिया आर प्रोन टू हैव प्रीक्लेम्शिया। तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले से ही पता होनी एक। हाँ, बिकॉज डाउन सिंड्रोम, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी अराउंड 30,000 to 35,000 डाउन सिंड्रोम बेबीज आर बीइंग बोर्न इन इंडिया। Hello and welcome to Real Talk at EMC Cradle. Today we're covering another very important topic related to pregnancy and women's health, and it's called fetal medicine study. I have with me Dr. Shubham Mahajan, who's a radiologist, and he leads the Department of Fetal Medicine at EMC Cradle. So Dr. Shubham, welcome to our podcast. थैंक यू सो मच। I want to begin by asking a very pertinent question. जितने भी लोग देख रहे हैं सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि ये फीटल स्टडी जो वर्ड इतना पॉपुलर हो रहा है ये है क्या है? बिकॉज मेट्रो सिटीज़ में या बड़े सिटीज़ में बहुत सालों से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट अमृतसर या Right. पंजाब जैसे एरियाज़ में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो सर प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि ये फीटल मेडिसिन होती क्या है? सो बेसिकली एक फीटल मेडिसिन जो एक्सपर्ट होता है या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है, वो एक अनबॉर्न बेबी की हेल्थ से कंसर्न डॉक्टर होता है। जैसे कि आपके लिए हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही एक बेबी के लिए उसकी डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, वेदर बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। उसके लिए एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होता है जिसकी Right. स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम हिज रूटीन मेडिकल ट्रेनिंग सिर्फ उसकी फीटस की स्टडीज में हुई होती है। तो सर ये फील्ड वैसे कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में? वैसे तो वेस्ट में ये फीटल मेडिसिन स्पेशलिटी अराउंड 40 to 50 इयर्स पहले आ गई थी। राइट। इंडिया में अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 15 to 20 इयर्स पहले, एंड अनफॉर्चुनेटली पंजाब बहुत ही पीछे रह गया हमारा। यस। रिसेंटली ओनली लाइक 3 to 4 इयर्स पहले ये ट्रेंड में आ रहा है फीटल मेडिसिन। लोग थोड़े थोड़े अवेयर होना स्टार्ट हुए हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कौन होता है या व्हाट इज फीटल मेडिसिन। चलो देर आए दुरुस्त आए, बट थैंकफुली EMC क्रेडल में अब हमने ये डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया है। तो ये भी बताइए कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या फ़ायदा रहता है एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से आके अपने स्कैन्स करवाने का? हम रूटीन में दोस्तों से, अपने डॉक्टर्स कंसल्टेंट से बहुत एनालॉजी डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक माली होता है, एक बीज आप लेके आते हैं घर पे प्लांट पौधा उगाने के लिए, उसको फुल पोटेंशियल के लिए, उसको ग्रो करने के लिए एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एक माली को ही पता होता है कि क्या एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी देना है, कैसे सींचना है उसको, तभी वो पौधा एक फुल पोटेंशियल तक ग्रो हो सकता है। नहीं तो उसमें कीड़े लग सकते हैं, उसकी डेथ हो सकती है। वैसे एक फीटल मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट है, वो अपने जो बेबीज हैं जो कि बात नहीं कर पाते, किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर क्या तकलीफ़ें हैं, उनको साइंस वो रीड कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। और कुछ केसेस में अगर MRI लगे तो MRI भी यूज़ करके डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सबको कंबाइन करके फीटस को, ताकि एक अच्छे से प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा रहे, उसके लिए एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होता है। राइट। तो ये जो फीटल मेडिसिन वर्ड है, इसी को अगर ब्रेक डाउन करें तो बेसिकली जो फीटस है यानी कि अनबॉर्न बच्चा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं माँ के गर्भ में ही थ्रू अल्ट्रासाउंड्स या थ्रू अदर रेडियोलॉजी टेक्निक्स, क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? जी हाँ, तो एक हम जो एज ए फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हम अनबॉर्न बेबीज के डॉक्टर होते हैं। ओके, राइट। ओके, तो सर अब ये बताइए कि जैसे प्रेगनेंसी स्कैन्स तो मोस्टली सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को एडवाइस किए जाते हैं,
तो जब नॉर्मल किसी प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स देखे जाते हैं जिसके बाद उसको ज़रूरी हो जाता है एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट को ही रेफ़र करना? देखिए, वैसे तो आइडियली हर एक स्कैन एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ पे एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है टू बी ऑनेस्ट। राइट। जो ईएमसी क्रैडल में भी हम चार्ज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक हार्डली कुछ फर्क है। जो एक आप चाहे गाँव में भी जाके स्कैन करवा रहे तब भी आपको इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस नहीं है और एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आइडली तो हर एक स्कैन एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या रेड फ्लैग्स रहते हैं, क्या जिनमें एक्सपर्टाइज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो थिंग्स लाइक एडवांस मैटरनल एज, जैसे कि आजकल की औरतें वर्किंग हो गई हैं, बेबीज प्लान करने में उनको थोड़े टाइम से करती हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल को लेके, अपने करियर को लेके एस्पिरेशंस उनके हाई होते हैं। तो उन केसेस में स्पेशली आफ्टर 30 years of एज, और कोमॉर्बिडिटीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसफंक्शन, या फिर डायबिटीज, जो नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर हो गई है जैसे हम बात करते हैं, उन केसेस में। एंड इनफैक्ट पुराना अगर सी सेक्शन हुआ हो, और इनफैक्ट अगर आईवीएफ से भी प्लान्ड बेबीज हों या फिर ट्विन प्रेगनेंसीज हों, ये स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें फीटल मेडिसिन एक्सपर्टाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क केसेस होते हैं, उनमें ज़्यादा एडवाइस रहता है कि स्पेशलाइज्ड फीटल मेडिसिन सेंटर में ही कंसल्ट किया जाए। सो डॉक्टर शुभम, हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक गर्भवती औरत के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अभी मोस्टली सभी लेडीज स्कैन्स करवाती हैं, लेवल 1, लेवल 2 एटसेट्रा, हम सबने नाम सुन रखे हैं। बट एक बारी हमें प्लीज़ विस्तार से बताइए कि कौन से स्कैन्स प्रेगनेंसी में कराए जाने चाहिए। आइडली जो एक प्रेग्नेंट फीमेल को 5 स्कैन्स मिनिमम करवाने चाहिए। फर्स्ट स्कैन है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जिसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं, जो कि 6 से 10 हफ्तों में किया जाना चाहिए, जिसमें कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है। प्रेगनेंसी जो है वो बच्चेदानी के अंदर है, कहीं बाहर तो नहीं है। जो बाहर जैसे प्रेगनेंसी होते हैं, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलती हैं, जो अपने ओरिजिनल साइट्स के अलावा बाहर पाई जाती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए डेटिंग स्कैन के प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन ये एक टॉपिक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। एंड देन उसके बाद जो सेकंड स्कैन आता है वो होता है एंटी स्कैन, जिसको कि फेमसली लेवल 1 स्कैन कह के भी यहाँ पे लोग बुलाते हैं। जिस एंटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। बेबी के नेक के पीछे एक फ्लूइड होता है जिसकी थिकनेस हम मेजर करते हैं। और फिर मैटरनल एज फैक्टर्स, मैटरनल कोमॉर्बिडिटीज, मैटरनल ब्लड में कुछ मार्कर्स रहते हैं जिससे कोरिलेट करके हम एन्यूप्लॉइडीज लाइक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, या फिर ट्राइसोमी 13 जो रहता है, उससे रिस्क फैक्टर हम निकालते हैं। तो इट इज अ वेरी नेसेसरी स्कैन। तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले से ही पता होनी एक। हाँ, बिकॉज डाउन सिंड्रोम, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी अराउंड 30,000 to 35,000 डाउन सिंड्रोम बेबीज आर बीइंग बोर्न इन इंडिया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो उसी के लिए ही एंटी स्कैन होता है, एंटी स्कैन जिसको हम लेवल 1 स्कैन भी करते हैं, जिसके साथ कंबाइंड स्क्रीनिंग से हम डुअल मार्कर्स लेके कंबाइंड रिस्क फैक्टर्स निकालते हैं कि कितने % चांसेस हैं बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमिस, जो अदर ट्राइसोमिस है, उसके होने के। डाउन सिंड्रोम जो है उसकी डिटेक्शन अगर टाइमली की जाए एक एक्सपर्ट द्वारा, तो वो ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेट होता है इन डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। वेरी इंप्रेसिव स्टैटिस्टिक। राइट। फिर इसमें ही हम और में नेजल बोन देखते हैं, डक्टस वेनोसस देखते हैं, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखते हैं, जिससे कि पता ये भी सॉफ्ट मार्कर्स है डाउन सिंड्रोम के। दीज आर ऑल आर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम डायग्नोस्टिक या इन्वेजिव टेस्टिंग की तरफ बाद में जाते हैं। इसमें और भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, प्रीक्लेम्पिया का रिस्क फैक्टर असेसमेंट। अमृतसर में मेरे को आया लगभग 2 साल के अराउंड हो गए, मैंने हार्डली कोई रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें प्रीक्लेम्पिया का रिस्क फैक्टर्स प्रॉपरली मतलब बताए गए हो। एंड 11% of the pregnancies, WHO के stats के according, in India are prone to have preeclampsia. That is a serious condition in which it is harmful not only for the mother but also for the baby. It can be life-threatening also. So we predict it, and if the pregnancy comes to be a high risk, then
we put the mother on treatment, and you won't believe a simple tablet like aspirin, डिस्प्रिन भी जिसको ओवर द काउंटर मिलती है, yes. So blood thinner, if ब्लड I'm right. थिनर, उसको अगर हम टाइमली रिस्क हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में स्टार्ट करें एज अर्ली एज 12 वीक्स एंड कंटिन्यू टिल 36 वीक्स, Right. उसकी डोजेज रहती है 150 मिलीग्राम्स पर डे, तो वो 60% ऑफ द प्रीक्लेम्शिया केसेस प्रिवेंट कर सकती है. वाओ. तो सर इसी से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि राइट स्कैन अगर किया जाए और अर्ली स्टेजेस में अनजन्मे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर पनप रही हैं उसका पता लगा लिया जाए थ्रू फीटल स्टडी, तो कैसे ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती हैं Correct. थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट. 100%. अब सर एक और मेरा क्वेश्चन है, एक आपने बताया कि कोई मेडिकेशन स्टार्ट करके तो हम इन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं. राइट. मान लीजिए आपको ऐसी कोई एनॉमली मिलती है अपने ये लेवल 1 स्कैन में, जैसे आप बता रहे हैं डाउन सिंड्रोम या प्रीक्लेम्शिया का रिस्क, तो और एंड इफ यू थिंक इट इज नॉट ट्रीटेबल, देन व्हाट आर आवर ऑप्शंस? If the anomaly or if there are certain conditions, genetic syndromes, if we detect it early, then we counsel the patient, and unfortunately we have to terminate the pregnancy Right. in that cases. ओके. इसीलिए अर्ली डिटेक्शन का रोल आता है, क्योंकि टाइमली हम राइट. प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर पाए, ताकि पेशेंट को या मदर को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो लेटर स्टेजेस में. यस, इट बिकम्स अ हाई रिस्क डिलीवरी आल्सो लेटर ऑन. तो करेक्ट. ना ही बच्चा माँ की जान भी रिस्क पे जाती पे है, जाती तो ये सब चीजें टाइमली डिटेक्ट करनी 100%. बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नाउ प्लीज टेल अस अबाउट, आपने 2 स्कैन्स कवर कीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग 3. नाउ द थर्ड स्कैन कम्स इज अनॉमली स्कैन, जिसको लेवल 2 स्कैन करके भी बोलते हैं. लेवल 2 स्कैन में हम बच्चे के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और कुछ केसेस में जिनमें लेट प्रेगनेंसीज आती हैं और कंबाइंड स्क्रीनिंग या ड्यूअल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ था, तो एक जेनेटिक सोनोग्राम भी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस वगैरह कितने हैं, कि कितने परसेंट चांसेस है. तो उसमें हम अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% अनॉमलीज या 80% तक हम डिटेक्ट कर पाते हैं इन लेवल 2 स्कैन. राइट. उसके बाद स्कैन्स जो आते हैं, ग्रोथ स्कैन्स आते हैं कि बच्चा एडिक्वेटली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो होता है उसके n नंबर ऑफ कॉजेज रह सकते हैं. तो 28 वीक्स पे हम एक ग्रोथ स्कैन करते हैं. Right. 32 to 36 वीक्स पे हम डॉपलर स्कैन करते हैं, जिसमें कि हम पैरामीटर्स देखते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई वगैरह अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, बच्चे की पोजीशन क्या है, हेड जो है नीचे प्रॉपर आ गया है कि नहीं आ गया, बच्चे के गले में लूप्स तो नहीं है. तो इसके लिए हम एक 32 to 36 वीक्स पे भी स्कैन करते हैं. राइट. तो सर ये जितने 5 स्कैन्स आपने बताए, इनको करने का प्रोसेस कैसा है? क्या ये एब्डोमिनल स्कैन्स हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दीस स्कैन्स? सो आइडली जो अर्ली स्कैन्स होते हैं 6 to 10 वीक्स एंड एंटी स्कैन्स should, or you can say must, राइट. be done on TVS also. प्लीज एक्सप्लेन टीवीएस सर. It is a transvaginal scan. इसमें जो ट्रांसड्यूसर है, हम थ्रू वेजाइना हम बेबी को अच्छे से स्ट्रक्चर्स इवेल्युएट कर पाते हैं. राइट. एंड इसमें सर्वाइकल असेसमेंट भी हम देखते हैं, जो कि एक प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सर्विक्स की एक्चुअल लेंथ कितनी है. इफ इट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, एंड इन सच केसेस सर्वाइकल इंसर्कलाज करके गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को करना पड़ता है. दैट इज अ प्रोसीजर टू प्रिवेंट प्री टर्म डिलीवरी. राइट. Also, transvaginal scans help to detect almost 70 to 75% of the anomalies, जिनके लिए लेवल 2 स्कैन के लिए हमें जाना पड़ता था. Okay. तो एक एक्सपर्ट जो है एंटी स्कैन या लेवल 1 स्कैन में भी आपको 70% ऑफ द अनॉमलीज डिटेक्ट करके बता सकता है. एंड इट इज मोर एक्यूरेट एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ऑल्सो. दैट्स वेरी गुड. सर हमारे यहाँ पंजाब में कई बारी ये लोगों में रेजर्वेशन रहती है या एक झिझक सी रहती है कि टीवीएस नहीं कराना, बिकॉज पता नहीं कहीं सुन रखा है शायद लोगों ने कि ये बेबी को हार्म करता है, अजन्मे बच्चे को हार्म करता है. क्या ये सच? क्या ये बहुत बड़ा मिथ है. साइंटिफिक कोई भी ये प्रूवन नहीं है कि टीवीएस स्कैन्स जो है कुछ बेबी को हार्म करते हैं. रादर ये डायग्नोसिस के लिए बेटर होते हैं देन ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन इन अर्ली जेस्टेशन. तो सर एक बारी आप अगेन क्विकली कैन यू जस्ट लिस्ट आउट ऑल द स्कैन्स, ऑल द 5 स्कैन्स, एंड at which time in the pregnancy it is done? So the first one is dating scan or early pregnancy scan, done from 6 to 10 weeks.
इस पे डेटिंग का मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी. थ्रू दिस स्कैन ओनली EDOD हम निकालते हैं. देन सेकेंड one is NT scan or level 1 scan that is done from 11 weeks to 13 weeks 6 days. Then third one is anomaly scan that is done from 18 weeks to 22 weeks. This is also called level 2 scan also. Then there is a growth scan जो कि ideally हम 28 weeks to 30 weeks के अराउंड करते हैं. Then the last one is 32 to 36 weeks में एक color Doppler हम जरूर करवा के देखते हैं. Apart from these also there are specialized scans like fetal echocardiography, fetal neurosonograms, musculoskeletal surveys और genetic sonograms जो कि एक fetal medicine expert अगर उसको जरूरत महसूस हो तो वो एडवाइस कर सकता है. डॉक्टर शुभम, अब हम अल्ट्रासाउंड्स की एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहेंगे. अल्ट्रासाउंड तो बहुत समय से हमारे पास अवेलेबल है ये फैसिलिटी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पहले जैसे 2D थी, फिर 3D, 4D, डॉपलर्स, जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं इस टेक्नोलॉजी में, उससे क्या फ़ायदा पेशेंट्स को मिल पा रहा है? अल्ट्रासाउंड एक बून की तरह है और जिस स्पेस पे डेवलप हो रहा है आजकल 3D, 4D, 5D स्कैन्स तक आ चुके हैं. यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डिटेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, स्पेशली इन ऑप स्कैन्स. 3D, 4D से हमें एक हेल्प मिलती है कि हम एक पेशेंट के साथ डायग्नोसिस में तो वो हेल्प करता ही करता है, बट एक इमोशनल कनेक्ट के लिए लाइव एकदम इन रियल टाइम पेशेंट अपने बेबी को देख पाता है. एक इमोशनल, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है वो बेबी के लिए. एब्सोल्युटली, क्योंकि जो एक कपल है वो बच्चे को देख तो सकते नहीं माँ के पेट में, उन्हें फील कर सकते हैं, बट आई थिंक थ्रू एन अल्ट्रासाउंड इट इज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज वेयर दे फील कनेक्टेड to their baby, right? They can see their baby. Exactly, and trust me, it is very emotional. I've seen most of the patients cry when they first see their baby. उनके हार्ट बीट जब वो फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल कंपोनेंट जुड़ा होता है. एंड at Cradle, EMC Cradle, we are giving that experience to the patients also. It's not like a regular ultrasound scan. Patients आ रहे हैं, ultrasound करवा के जा रहे हैं. We are showing them the babies, उनका face movement कैसा है, facial structures कैसे है, and एक emotional connect जो वो develop करते हैं, that is priceless. Yes, and we already know from feedback of all our patients how much fond they are of coming here, getting an ultrasound done, and then just feeling that connect. तो सर आपने ये सारी टेक्नोलॉजीज का बताया, आप पर्सनली यहाँ पे कौन सी मशीन यूज करते हैं और वो कैसे एक बेटर डायग्नोस्टिक at EMC Cradle we are using a very high end machine that is Voluson. G कंपनी की आती है, that is the model is CT21, Expert 21, and it is the latest. It is very expensive also, and it is very high end machine for op scans. Right. Okay. तो सर आपने बताया कि मशीन हाई एंड है, एक्सपेंसिव, तो डज इट मीन कि इस अल्ट्रासाउंड कराने का कॉस्ट है वो पेशेंट्स के लिए महंगा हो जाता है? आप सरप्राइज होंगे कि यहाँ के हमारे जो रेट्स हैं, आप बाहर चाहे कहीं पे भी चले जाइए, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही रीजनेबल है, आई वुड से, विद एक्सपर्टाइज ऑफ फीटल मेडिसिन. एंड जो मशीन की क्वालिटी है उसके बावजूद इतने रेट्स मिनिमल रखे हुए हैं हमने यहाँ पे, राइट? तो बहुत ही अफोर्डेबल है, आई वुड से. I think the whole idea behind EMC Cradle was always to give a better experience to the families in Amritsar and Punjab without adding any additional cost, right, but just to give the experience and the benefit of a specialized mother and child care center. Exactly. So which is exactly what we have achieved with this. So डॉक्टर शुभम, हमने इतनी बात करी है अल्ट्रासाउंड्स और फीटल स्टडी के बारे में. आप मुझे ये बताइए, यू आर हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फीटल मेडिसिन एट EMC Cradle. व्हाट मेक्स योर डिपार्टमेंट सो यूनिक? एट EMC Cradle हमारे पास एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है. हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जन्स है, हमारे पास न्यूनेटोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है. सो एक टीम है. कहीं पे भी हमें लगे या ऐसे मेरे को लगे कि बेबी को नीड हो सकती है फ्यूचर में, डिलीवरी के बाद NICU सपोर्ट लग सकता है, हमारे पास NICU भी है. तो EMC यूनिक इस वे में है कि A to Z सब कुछ कैटर कर रहा है आपके बेबी के लिए. यू डोंट नीड टू रश हियर एंड देयर. आप दिल्ली जाते हैं, आप बैंगलोर जाते हैं, आप चेन्नई जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम है फीटल मेडिसिन सेंटर्स के, वहाँ पे सिर्फ आपको एक फीटल मेडिसिन डॉक्टर मिल रहा है.
Yes. यहाँ एट EMC क्रेडल आपके बेबी से लेके मदर की कोई भी हेल्थ कंडीशन को डील करने के लिए हर फील्ड में एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद हैं। तो एक बहुत ही यूनिक बात है एंड अमृतसर बहुत ही फॉर्चुनेट है कि अमृतसर को EMC क्रेडल के रूप में ये सब फैसिलिटीज एट वेरी रीजनेबल प्राइस आई वुड से मिल रही हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। तो अभी सर हमारे जितने पेशेंट्स हैं उनके माइंड में ना कई सारे इश्यूज रहते हैं अल्ट्रासाउंड्स और फीटल स्टडीज़ के बारे में, स्पेशली जब प्रेग्नेंट लेडीज़ ने आना होता है स्कैन्स कराने के लिए, तो उसकी थोड़ी सी मैं आपसे क्लैरिफिकेशन मांगूंगी। फर्स्ट फियर इज़ कि बार बार स्कैन्स कराने से तो रेडिएशन होंगी बहुत, और ये तो बेबी के लिए बहुत बुरी बात है। स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके मन में ये बात रहती है कि क्या ज़रूरत है, की लोड़ है बार बार स्कैन कराने दी, नुकसान होता है बच्चे नू। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रोज ही सुनने को मिलता है टू बी ऑनेस्ट। बड़े बुजुर्ग ने इनफैक्ट यंग जनरेशन को भी ये डाउट रहता है कि आते ही पूछते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में बताना चाहूँगा कि रेडिएशन अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होती। अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स यूज़ कर रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड में ज़ीरो रेडिएशन होती है। इट्स कम्प्लीटली सेफ फॉर योर बेबी। जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्कैन्स है आप एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए, जितनी बार वो कहें आप करवा सकते हैं। कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है अभी तक मिला जो बिल्कुल भी बता सके कि फीटस को ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो जितने भी रिक्वायर्ड होंगे आप ज़रूर करवाइए, बेफिक्र करवाइए। Thank you so much for clarifying. The very basic technological construct of an ultrasound scan is that it is free of radiation. So people can totally be free of that reservation. Right. Okay. I also want to ask you कि अगर किसी कपल को या स्पेशली किसी मदर को अपने फीटस की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो क्या वो चीज़ अल्ट्रासाउंड के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका रीज़न? फर्स्ट थिंग मैं लोगों को अवेयर करवाना चाहता हूँ कि एकदम मोमेंट्स ना अगर फील हो तो एकदम पैनिक मोड में नहीं जाना चाहिए। आइडली खाना खाने के 30 मिनट्स बाद थोड़ा सा बेबी एक्टिव हो जाता है। ओके। तो 30 मिनट्स तक वेट करे, लेटने एक साइड लेफ्ट साइड पे लेट के ट्राई करे, पिक्स वगैरह फील हो रही है कि नहीं हो रही, वो भी लेटर ऑन जेस्टेशन में। एंड अगर उनको नहीं फील हो रहा तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम डायरेक्टली बेबी को विजुअलाइज कर सकते हैं। बायोफिजिकल स्कोर नामक एक चीज़ होती है जिसमें हम बेबी की मूवमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते हैं। उस पर हम देख सकते हैं कि बेबी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो एकदम बेफिक्र होकर हम डायरेक्टली बेबी को देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही सेफ एंड सिक्योर वे है देखने के लिए कि मूवमेंट्स वगैरह बेबी की है कि नहीं। तो अगर किसी भी कपल को किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अरे बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, पैनिक फील होता है, तो आई थिंक उनको इमीडिएटली विदाउट मेकिंग एनी अजम्पशन सीधा अपने रेडियोलॉजिस्ट से आके मिलना। 100%, राइट? 100%। ओके। आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू, कई फैमिलीज़ में ये भी मानना रहता है कि एक बच्चा हो चुका है, 2 बच्चे हो चुके हैं, अब बार बार इतने स्कैन्स कराने की क्या ज़रूरत है, पहले तो ठीक ही रहा था, तो अब क्या दिक्कत आ जाएगी। तो क्या ये धारणा सही है लोगों में? ये बहुत बड़ा माइंडसेट है लोगों का कि अरे पिछले स्कैन में तो कुछ नहीं हुआ था, अभी क्या जरूरत है अगले स्कैन में जाने की। पिछली प्रेगनेंसी में भी इतने स्कैन्स कराए थे, सब तो ठीक ही गया था। हाँ, अभी कोई जरूरत नहीं आने की। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ट्रस्ट भी, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें लेटर ऑन स्टेजेस में बेबी की हेल्थ कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में 36-37 वीक्स में भी फीटल डेथ्स हो जाती हैं अंदर। तो can be very very harmful, not just the baby but also the mother. Yeah, and it is very emotionally traumatizing also. So every pregnancy is unique. Every pregnancy deserves timely scans, and it is a necessity. It is not कि कि हाँ ठीक है पहले करवा लेंगे नहीं करवाएंगे. It is necessity. It should not be treated like a luxury. It is a necessity. Right, exactly. Absolutely. Okay. नाउ जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो फैमिलीज में बहुत चाव होता है ना। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि अभी सिंगल बेबी है या ट्विन्स हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंट पे जाके आप ये कंफर्म कर पाते हैं कि ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, सिंगल चाइल्ड है, ये कब पता लग पाता है? सो आइडली जो हमने पहले बताया था, जो अर्ली स्कैन्स होते हैं, डेटिंग स्कैन, 6 to 10 वीक स्कैन्स, दे आर गुड फॉर टेलिंग वेदर यू हैव सिंगल, ट्विन्स और ट्रिपलेट्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए है बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क लेके चलते हैं, ट्विन और ट्रिपलेट्स को हम हाई रिस्क लेके चलते हैं बिकॉज दे
सेम ब्लड सप्लाई से आपको बेबीज़ को न्यूट्रिशन मिल रहा है। बहुत सारे डिजीज़ रहते हैं जो कि कॉमन होते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज में। प्रेजेंटेशन का पता चलता है अर्ली जेस्टेशन में। सो 6 to 10 वीक्स में जनरली हम बता पाते हैं आपको फर्स्ट जो डेटिंग स्कैन है कि आपकी कितने सिंगल है, ट्विन है, ट्रिपलेट है। Okay. So that's actually very early on in the pregnancy. Yeah. 6 to 10 weeks is so early. So early. तो और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पूरी मैनेजमेंट ही चेंज हो जाती है। करेक्ट। तो अगर किसी ने शुरू में ही स्कैन ही नहीं कराया तो उनको पता ही नहीं है कि ये ट्विन्स है, सिंगल है, ट्रिपलेट है, तो गायनी किस हिसाब से ट्रीटमेंट दे पाएंगी उनको? Correct. सारा मॉडिफाई हो जाएगा। 100%. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट स्कैन्स एट एवरी सिंगल टाइम दैट द गायनी प्रिस्क्राइब्स, राइट? Correct. Okay. Now we have spoken so much about pregnancy scans and fetal medicine and all of that. But what should a couple expect when they go for a scan, and how should they prepare for it? Because कई बार ये भी सुनने में मिलता है कि अरे भूखे जाओ घर से, खाली पेट होना चाहिए। Right. कोई कह रहा है बहुत पानी पी के जाओ। तो ये भी बहुत डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में स्कैन्स में आने से पहले। तो इसके बारे में आप बताइए। सी भूखे पेट आया तो मैंने बहुत देखा है, पेशेंट्स आते हैं खा पी के नहीं आते। देन प्रेगनेंसी में कैसा रहता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी एज वेल एज फॉर द मदर। Right. भूखे रहना, तो भूखे रहना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर एक फीटल मेडिसिन से पूछ सकते हैं क्या प्रिपरेशन वगैरह चाहिए। वैसे एज सच फीटल स्कैन्स में कुछ मेजर कुछ प्रिपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। Right. You just get ready and come and have a good time. Yeah. Okay. Dr. Shubham, now I want to ask you about NIPT. ये बहुत ही पॉपुलर टर्म हमें आजकल सुनने को मिल रहा है, NIPT. तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि ये NIPT क्या है और ये डुअल मार्कर्स से कैसे डिफरेंट होता है? सो NIPT स्टैंड्स फॉर नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ओके। इसमें हम क्या करते हैं, सेल फ्री DNA होता है जो नॉर्मल हमारा जो फीटस या फिर भ्रूण जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो अनजन्मा बच्चा होता है, उसके सेल्स कुछ मैटरनल जो माँ के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो हम माँ के ब्लड सर्कुलेशन से सैंपल लेके उस DNA की टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कोई जेनेटिक डिजीजेज वगैरह तो नहीं है बच्चे को। डाउन सिंड्रोम की यू वोंट बिलीव जो एक्यूरेसी है NIPT की डिटेक्ट करने की, दैट इज 99%। ओके, दैट्स वेरी हाई। या ड्यूअल मार्कर में कंबाइंड स्क्रीनिंग में, मतलब एंटी स्कैन और जो ड्यूअल मार्कर में जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, प्लेसेंटल पैरामीटर्स, उसकी कंबाइंड इज 90%। ओके। इट इज 99%। राइट। प्लस इट ऑल्सो डिटेक्ट सेक्स लिंक्ड कुछ डिजीजेज रहती है, क्रोमोसोमल, मेल और फीमेल्स में अलग अलग रहती हैं डिजीजेज वगैरह, राइट। वो भी डिजीजेज ये डिटेक्ट कर लेता है। बट द थिंग इज थोड़ा सा कॉस्टली है, ऑल्दो बहुत इसका कॉस्ट कम आ चुका है। राइट। यूरोप में आज से 20-25 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो 4 लाख का टेस्ट होता था। वाओ। अभी यूरोपियन कंट्रीज में इट इज अराउंड 40,000। राइट। इंडिया में इट्स कॉस्ट अराउंड लाइक 15-16,000। राइट। बट या आई वुड से कि if the couple can afford, so you should go for NIPT rather than dual marker. Right. Do you do an NIPT at EMC? Yeah. At EMC Cradle, NIPT is available. Almost every genetic testing is available at EMC Cradle. Right. And what is the procedure of NIPT? It's just maternal blood sample लेते हैं, then इसको testing के लिए भेजते हैं. That's it. उसमें से जो सेल फ्री DNA है फीटल का, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. So it's like a blood test. It's like a blood test. उसमें जो है जो सेल फ्री जो DNA होता है 4% से ऊपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो पैरामीटर्स रहते हैं, वो टेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट थोड़े दिनों में आ जाता है। एंड देन एक पीस ऑफ माइंड से आदमी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकता है, कोई विदाउट एनी स्ट्रेस। एब्सोल्युटली, किड्स आर मोस्ट प्रेशियस, एनी कपल और एनी फैमिली, उनके लिए जो उनका आने वाला बच्चा है उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। एंड अगर उनकी सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स कुछ भी NIPT जैसे एडवांस्ड टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड इफ द फैमिली फील्स कंफर्टेबल टू गेट इट डन, it should definitely be opted for. I agree with you on that. As a final question to you, Dr. Shubham, I would like to ask you, आप अपने EMC Cradle की प्रैक्टिस में से कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए या कोई ऐसी केस स्टडी बताइए जहाँ पे आपके डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी डिटेक्शन करी या कोई ऐसी फाइंडिंग्स थी जिसकी वजह से एक कपल की प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ हुई, या फिर एनी केस वेयर यू वर एबल टू मेक अ डिफरेंस। सो एक केस मेरे को याद आ रहा है, इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी आल्सो। एक प्रेगनेंसी थी, प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, 8 साल बाद मदर ने कंसीव किया था, एंड अराउंड 32 वीक्स पे वो हमारे पास आई थी। मदर को मैंने एडवाइस किया था कलर डॉपलर के लिए,
अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स के माइंड में एक माइंडसेट होता है कि अननेसेसरी डॉक्टर एडवाइस करते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। मदर ने नहीं करवाया। 36 वीक्स पे वो हमारे पास आती है एंड इंट्रा यूट्राइन फीटल डिमाइस, डेथ हो चुकी होती है बेबी की। इट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द मदर। देन अगेन पेशेंट को काउंसलिंग किया, समझाया, एंड देन हमारे पास जैसे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हैं, उनसे डिस्कशन हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली वो फर्स्ट स्कैन करवाने आए थे एंड शी कंसीव्ड अगेन, सो इट वाज वेरी इमोशनल फॉर देम एज वेल एज फॉर मी आल्सो। Okay. सो इट Very good. Yeah. And can you also tell us about a case जहाँ पे कोई ऐसी anomaly detect हुई और उसका treatment हो गया and then कोई complication बाद में नहीं आई pregnancy में? एक स्पाइना बाइफिडा का केस था जो कि अर्ली डिटेक्ट किया गया था। इट वाज एट अराउंड 11 to 13 वीक्स के अराउंड। बहुत छोटा डिफेक्ट था। उसके लिए उसको बहुत हायर सेंटर पे रेफर किया गया था। इट गॉट रिपेयर्ड एंड देन सक्सेसफुली बेबी डिलीवर हुआ था एंड पेशेंट्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत ही अर्ली डायग्नोज हो चुका था। Absolutely. सो दैट्स व्हाई एक्सपर्टाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, Right. टू डिटेक्ट अर्ली एंड इफेक्टिवली मैनेज कर पाए उनसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम, आपने आज हमें अल्ट्रासाउंड्स के बारे, फीटल स्टडी के बारे इतना कुछ बताया। इन चीज़ों के बारे इतनी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मनों में, उसको आपने डिस्कस किया। तो जो भी लोग इसको देखने के बाद आपसे आके मिलना चाहें तो प्लीज़ टेल अस व्हाट आर योर टाइमिंग्स। सो EMC क्रेडल में मैं अवेलेबल हूँ 10 AM to 5 PM। आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आई नो बहुत सारे डाउट्स और भी माइंड में आ रहे होंगे, तो आप आके कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस रिपोर्ट्स रही तो वो भी लेके आ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Okay. So Dr. Shubham is available at EMC Cradle, Ranjit Avenue from 10 AM to 5 PM. Anyone, any family, any couple जिनको अपने pregnancy scans के लिए Dr. Shubham को consult करना है, they are most welcome to come and meet him.